पद में कि शब्द क्या होता है और पद क्या होता है, दोनों को पहले एक बार जान लेते हैं। तो शब्द का मतलब होता है एक से अधिक वर्णों के मेल के से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अलग अलग वर्ण को अगर हम लोग जोड़ करके एक समूह बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं और उससे कोई मीनिंग निकलता है, उसे हम लोग शब्द कहते हैं। जैसे सोहन, सोहन को लिखने के लिए हम लोग लिखते कैसे हैं? पहले सो था, उसमें ह जोड़े, उसमें न जोड़े, यानी अलग अलग वर्ण के जोड़े, उसके बाद हम लोग वर्ण का समूह बना, उससे हमको एक शब्द मिला जिसका कोई मीनिंग निकलता हो। बिना मीनिंग को हम लोग शब्द नहीं कहते हैं। जैसे खीरा, मीरा, खीर, खेलता, शतरंज, सबका कोई ना कोई अर्थ होता है, मीनिंग होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं शब्द। ठीक है। और एक बात है कि शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होते हैं। वर्णों का वही समूह शब्द कहलाता है जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, यानी कि ये स्वतंत्र होता है, ये इंडिपेंडेंट है। अगर आप इसको वाक्य में यूज करिएगा तो भी अच्छी बात है, अगर आप वाक्य में यूज नहीं करिएगा तो भी आप इसका अर्थ समझ सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि अगर शब्दों को हम लोग उसी चीज को शब्द बोलते हैं जिसको अगर आप वाक्य में यूज किए तो भी मीनिंग आता हो, अगर वाक्य में यूज नहीं किए तो भी मीनिंग आता हो, उसे ही हम लोग शब्द कहेंगे। वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है। अब बात करते हैं पद की। तो जब सार्थक वर्ण समूह अर्थात अर्थपूर्ण शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उसे शब्द को पद कहते हैं, यानी वही शब्द जिसका मीनिंग निकलता हो। जो हम लोग आगे पढ़े थे शब्द के बारे में, यही शब्द अगर हम वाक्य में यूज करेंगे तो अब उसका शब्द नहीं रह गया, अब वो एक पद बन गया। ठीक है, बात को समझिए। जब शब्द इंडिपेंडेंट था, वो किसी वाक्य में नहीं था, तो उसे शब्द कहते हैं, और वही शब्द को अगर हम किसी वाक्य में डाल देते हैं तो अब वो एक पद हो गया। अब वह एक शब्द नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि अब वो अलग अलग ग्रामर से वो एक बंध जाता है। अब उसको अलग अलग नियम को फॉलो करना पड़ता है। जैसे वाक्य में उसको लिंग के बारे में विचार करना पड़ेगा, वचन के बारे में, सर्वनाम के बारे में, क्रिया विशेषण के बारे में। इस तरह के जब हम शब्द को पद में डाल देते हैं या वाक्य में डाल देते हैं तब वो पद बनता है। अब वो ग्रामर के अकॉर्डिंगली वो अपना बिहेवियर दिखाएगा। जैसे राम आम खा रहा है, इसमें सारे जो शब्द, राम भी शब्द है, आम भी शब्द है, खा भी शब्द है, रहा भी शब्द है भी शब्द है, लेकिन अब सब जो शब्द है उस शब्द को हम लोग अब पद इसलिए कहेंगे क्योंकि अब ये वाक्य में प्रयुक्त हो गया है। अब आम जो है वो अब नियमों में बंध गया है, अब उसे जो भी व्याकरण के नियम है उसको फॉलो करने का जरूरत पड़ेगा। जैसे यहाँ पर राम के जगह पर सीता रहता तो सीता आम खा रही है हो जाता, तो ये क्या हो गया? अब ये नियमों में बंध गया है, अब को इसको ग्रामर के अकॉर्डिंगली काम करना है। तो सरल शब्दों में समझ गए, शब्द इंडिपेंडेंट होता है, वो आपका किसी नियमों में नहीं बंधा पड़ता, बस उसका अर्थ निकलना चाहिए। और जो आपका पद होता है वो शब्दों को अगर हम वाक्य में डाल देते हैं तो वो पद हो जाता है, अब वो व्याकरण के नियमों में बंध जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं शब्द पद बनता कब है। तो जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं, ये तो समझ में आ गया था। अब इसका प्रयोग वाक्य में तो होता है तो इसका रूप भी बदल जाता है, इसीलिए इसको पद कहा जाता है। जैसे अब हम इसमें बात किए थे राम आम खा रहा है, तो इसमें राम आम खा रहा है ये सब पद है। किस लिए पद है? क्योंकि वाक्य के अकॉर्डिंगली इसको चेंजेस भी होना है, इसीलिए इसको पद कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं शब्द व पद में कुछ बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या अंतर है। तो शब्द जो होता है वो वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है, यानी इंडिपेंडेंट अलग अलग वर्ण को जोड़ करके एक शब्द बनाते हैं जिसका मीनिंग निकलना चाहिए। पद वाक्य में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ठीक है। अब आते हैं शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है। शब्द का जो अर्थ होता है उसका वो उस शब्द का मीनिंग क्या है वो बस वही बताता है, उसे हम शब्द कहते हैं। और पद का व्याकरणिक परिचय होता है। किसी भी पद को अगर यूज करते हैं तो उसे हमको व्याकरण के आधार पर उसे बताना होता है कि वो लड़का है, वो लड़की है, वो किस तरह के व्याकरण में वो बिलोंग करता है। ठीक है। अब आते हैं शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं।
शब्द दो तरह के होते हैं, एक तो सार्थक, एक निरर्थक। या लेकिन हम लोगों को हमेशा सार्थक शब्दों में ही कंसंट्रेट करना होता है, क्योंकि निरर्थक शब्दों को हम लोगों के यूज में आएंगे ही नहीं। अब लोटपा ऐसे कुछ वर्ड आ गया, अब उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, तो उसे हम लोग शब्द नहीं कहते हैं, वो एक निरर्थक हो गया। ठीक है, अब आते हैं पद वाक्य में अर्थ का संकेत करता है। जब वही शब्द को हम लोग वाक्य में डालते हैं और पद बन जाता है, तो वो एक अर्थ को संकेत करने लगता है। शब्द का लिंग, वचन, कारक आदि क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है। बताए थे आप, ये इंडिपेंडेंट होता है। और इस शब्दों के प्रकार, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि विभिन्न आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण और शुद्ध हो जाएगा। शब्दों का वर्गीकरण, विभिन्न आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण। तो हम जानेंगे कि वे कौन कौन से आधार हैं जिन आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। तो पहला है स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। दूसरा, अर्थ के आधार पर। अगला, रचना के आधार पर। चौथा, प्रयोग के आधार पर। व्याकरणिक दृष्टिकोण से के आधार पर। तो ये 5 आधार हैं जिनके द्वारा हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। तो इन आधारों को एक एक करके हम समझेंगे कि स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण क्या क्या है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, रचना के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्दों का क्या प्रकार है, और व्याकरणिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो व्याकरणिक दृष्टिकोण के आधार पर शब्दों के कौन कौन से प्रकार हैं। तो आइए हम विभिन्न आधारों पर जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है उसका अध्ययन करेंगे। एक एक करके देखते हैं। स्रोत के आधार पर जो शब्द हैं वे इन अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। तत्सम रूप, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तत्सम शब्द में वे शब्द आते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। तद्भव ऐसे शब्द जो संस्कृत से बदल करके हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। देशज शब्द वे शब्द हैं जो गांव देहातों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे खटिया, टांग इत्यादि, पगड़ी इत्यादि शब्द देशज शब्द हैं। विदेशी शब्द वे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं और हिंदी में इस तरह से प्रयोग किए जाते हैं जैसे लगता है कि वे हिंदी के शब्द हैं। जैसे अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हैं, अरबी, फारसी और उर्दू के शब्द हैं, तुर्की भाषा के शब्द हैं, चीनी भाषा के शब्द हैं, जापानी भाषा के शब्द हैं। तो ये सब जो विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, उन शब्दों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। संकर शब्द में वे शब्द आते हैं जो हिंदी और अन्य भाषाओं को मिलाकर के बनाए गए हैं, जैसे रेल और गाड़ी। रेलगाड़ी में रेल शब्द अंग्रेजी का है और गाड़ी शब्द हिंदी का है, तो यह एक संकर शब्द है। आइए अर्थ के आधार पर देखते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों में कुछ प्रकार हैं, जैसे ये है एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द। इस आधार पर अर्थ को ध्येय मान करके, अर्थ को मेन मान करके शब्दों के प्रकार बताए गए हैं। अर्थ के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जिनका एक ही अर्थ होता है, उन्हें एकार्थी कहते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं अर्थ के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उनके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक दूसरे शब्द के जैसा ही अर्थ बताते हैं, अर्थात शब्द ज्यादा और अर्थ एक, यानी वे सारे शब्द जिनका अर्थ एक हो, जिन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची कहते हैं। विपरीतार्थी, सभी सामान्य रूप से जानते हैं कि विपरीतार्थी में वे शब्द आते हैं जो किसी दूसरे शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ बताते हैं। तो यह अर्थ के आधार पर सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो 4 तरह के शब्द हो गए। रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 मुख्य रूप हैं। पहला रूप है रूढ़ शब्द का। रूढ़ शब्द में वे शब्द आते हैं जो परंपराओं से वर्षों से हिंदी में बिना रूप बदले ही प्रयोग किए जाते हैं। घर, घोड़ा। मैडम 2 बजे तक पैसे हम वर्षों से पीढ़ियों दर पीढ़ियों प्रयोग किए
सीखने जा रहे हैं वे शब्द रूढ़ शब्द हैं। यौगिक शब्द में वे शब्द आते हैं जो दो शब्दों को मिलाकर के बनते हैं, वे यौगिक शब्द हैं। योग रूढ़ शब्द में वे शब्द आते हैं जो अपना विशेष अर्थ रखते हैं, जैसे लंबोदर, पीतांबर एक तीसरा अर्थ रखते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। प्रयोग के आधार पर, इस आधार पर देखा जाए तो शब्दों की युक्त रूप है। सामान्य शब्द पहला रूप है। सामान्य शब्द में वे शब्द आते हैं जो बिल्कुल सामान्य सा अर्थ रखते हैं। तकनीकी शब्द, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तकनीकी शब्द वे शब्द आते हैं जो हम हिंदी में भिन्न भिन्न विषय वस्तुओं को बोलने के लिए, जैसे अर्थशास्त्र जैसा एक विषय है जिसके जो शब्द हैं जैसे मूल्य, लागत, मांग इत्यादि जो शब्द हैं वे अर्थशास्त्र की भाषा के शब्द हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे तकनीकी शब्द हम हिंदी में प्रयोग करते हैं जिन्हें हम तकनीकी शब्द कहते हैं। अर्धतकनीकी शब्द के वे शब्द आते हैं जो कुछ तकनीकी से भी महत्व रखते हैं और बाकी के हिंदी भाषा से संबंधित होते हैं। तो तकनीकी और हिंदी भाषा दोनों का मेल करके ऐसे शब्दों को जब देखा जाता है तो ऐसे शब्द जो मिलते हैं वे शब्द कहलाते हैं अर्धतकनीकी वाले शब्द। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, इस आधार पर जो शब्दों के प्रकार किए गए हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यूं तो इन बाकी जो स्रोतों के आधार पर शब्दों के जो प्रकार बनाए गए हैं इनका अध्ययन तो हम सामान्य तौर पर कर सकते हैं क्योंकि इसमें विशेष कोई व्याकरण नजर नहीं आता। तत्सम तद्भव में थोड़ा सा देखने को मिलता है। विदेशी शब्दों में हमें याद करना पड़ता है, बाहर करना पड़ता है कि विदेशी भाषाओं के कौन कौन से शब्द हैं जो हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वो जहर हो, जबान हो, पैजामा हो, चाकू हो, बंदूक हो, बहुत सारे शब्द किया है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं के हैं। अंग्रेजी के हम शब्द ले लें, डॉक्टर है, बॉल है, तो बहुत सारे शब्द हम अंग्रेजी भाषा के भी प्रयोग करते हैं। चीनी और जापानी भाषा के शब्द भी हम बहुत प्रयोग करते हैं। खुद चीनी शब्द, चाय शब्द, ये सब विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। तो तत्सम और तद्भव जो शब्द है उन्हें तो बाहर करने की जरूरत पड़ती है। तत्सम जो संस्कृत के शब्द है, तत् का मतलब उसी के सम अर्थात समान, उसी के समान अर्थात संस्कृत के समान। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याकरण की जरूरत पड़ती है और इसे याद करना पड़ता है। ज्यादातर यह सिलेबस में पाया जाता है, जो परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। बाकी जो शब्द हैं उनका तो सामान्य तौर पर अध्ययन हम जैसे जैसे करते जाते हैं, जैसे जैसे साहित्य पढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ये शब्द हमारे नॉलेज में आते जाते हैं। लेकिन जो ये सबसे इन सभी आधारों में सबसे महत्वपूर्ण आधार है वह है व्याकरणिक प्रकार का आधार या व्याकरणिक दृष्टिकोण वाला आधार। इस दृष्टिकोण से, इस प्रकार के आधार पर हम देखें तो शब्दों का दो वर्ग है। एक वर्ग है विकारी शब्द का और दूसरा है अविकारी शब्द का। ग्रामेटिकल दृष्टिकोण से, ग्रामेटिकल हिसाब से अगर हम देखें तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो दो प्रकार हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कूल के बाद सिर्फ बायजूस क्लब, जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए ऐसे शब्द। तो ऐसे शब्द हमारी भाषा में जो हम हिंदी प्रयोग करते हैं उसमें विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये जो चार तरह के शब्द होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव, दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ वर्ड्स व्हिच आर चेंजेबल वर्ड्स। ये विकारी शब्द है, ये बदलने वाले शब्द है। अविकारी शब्द में हम कह सकते हैं कुछ शब्द इसमें भी आते हैं जो बदलते नहीं है। अविकारी मतलब इसमें विकार उत्पन्न ना हो, जो नॉन चेंजेबल हो, जो बदले ना जा सके, इनको हम व्याकरण के हिसाब से अव्यय कहते हैं। तो इन शब्दों में आता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये जो चार तरह के शब्द होते हैं ये अविकारी शब्द होते हैं। एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक, कंजंक्शन समुच्चय बोधक और इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक। तो ये जो चार तरह के प्रकार हैं ये अविकारी शब्द हैं। तो मैं समझता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे की वीडियो में मैं व्याकरणिक प्रकार के आधार पर जो ये शब्द हैं विकारी और अविकारी शब्द, इनमें जो आठों प्रकार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इन सारे आठों प्रकारों को अच्छी तरह से एक एक करके एक एक वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे। और अगर कुछ भी सुझाव आपको समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। इस वीडियो को ऐसे छात्रों तक जरूर पहुंचाएं जिन छात्रों को उनके माता पिता सुविधाएं देने में असमर्थ हैं। शायद मेरे द्वारा किया गया यह छोटा सा कार्य